अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जो लास्ट क्लास पे पॉइंट करा वहीं से काम आगे पुश करते हैं। अच्छा अब देखो काम बहुत सिंपल है। लास्ट क्लास में हमने क्या करा, पूरी क्लास में लग के हमने कुछ नाम सुने। क्या नाम सुने? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सिंपल काम है, बस ऐसे सोचना। माइनर से हमने कोफैक्टर बनाया, कोफैक्टर से एडजॉइंट बनाया। एडजॉइंट का क्या करना है वो हमने नाम देखे। अब एडजॉइंट की कुछ अपने आप में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ तक जाएंगे, पर उससे पहले अब एक नया नाम सुनते हैं। वो नाम सोचो पूरा चैप्टर है एक्चुअली अब जो नाम सुनना है। तो आज वाली क्लास में भी 2 नाम आएंगे नए, तो उनमें से जो पहला नाम है दैट इज़ डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट्स पूरा अपने आप में चैप्टर भी है, इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग काम है उसमें। पर डिटर्मिनेंट्स पे जाने से पहले मतलब बिल्कुल बेसिक, अभी पहला काम क्या करना है, केवल डिटर्मिनेंट्स नाम समझना है। तो बिल्कुल सिंपली फोकस करते हैं कि क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली थ्रू एन एग्जाम्पल। कोई बुकिश वो नहीं, कोई हाईफाई बातें नहीं, बस बिल्कुल देखेंगे कि अगर हमें एक गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़े। डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो कैसे निकालते हैं एक गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट? अभी आज वाली क्लास में पहला काम वो है कि हमें वो बात समझ में आ जाए, फिर उसका क्या करना है वो देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस पहले ऑब्जर्व करो, अब ये नोटिस करो पहले। बहुत सिंपल पॉइंट है, बस ध्यान से समझना। मान लो मैं किसी ने एक मैट्रिक्स दिया ए, ये देके कहा कि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। डिटर्मिनेंट क्या होता है? सिंपली इसको लिखते कैसे? देखो ये ए लिखा और बस ऐसे वर्टिकल लाइंस बना दी, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये एक नंबर आएगा। तो अब ये नंबर कैसे बनाना है? देखो मैट्रिक्स तो अपने आप में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर। तो एक अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि क्या करते हैं उसके लिए ये लाइन सुनना। क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स की कोई भी रो ले लो, कोई भी रो ले लो, या इनफैक्ट कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी एक रो लेना है बस। उस रो की टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, उस रो की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें उस रो की टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ और ऐड करा दें, तो जो आंसर आता है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमने क्या सुना कि कोई भी एक रो ले लो, इनफैक्ट यहाँ कोई भी एक कॉलम ले लो, उस रो की टर्म्स को, मान लो ये रो हमने ले ली 2 1 3, तो इस रो की टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोफैक्टर के साथ। तो जो आंसर आएगा दैट इज द डिटर्मिनेंट। बस एक ही रो के साथ करना है। तो ये करके देखते हैं। ये क्या बनता है? 2 इंटू इसका कोफैक्टर, देखो इसका कोफैक्टर क्या होता है? 10 माइनस 0 विच इज वॉट 10। अब इस पोजीशन 1 को याद करो। यहां पे याद है इसका जो माइनर होता था वो तो था 4 इंटू 5 माइनस 0, पर ये पोजीशन कैसी होती है? माइनस की, इसलिए क्या आता? -1 इंटू, देखो 2 इंटू उसका कोफैक्टर, फिर आगे +1 इंटू उसका कोफैक्टर, पर इसका जो कोफैक्टर है उसमें माइनस बाहर आता है इसलिए पहले ही लगा लिया। तो -1 इंटू 4 इंटू 5 20 माइनस 0, तो अकेला 20 आ गया। प्लस अगली पोजीशन प्लस वाली होती है, +3 इंटू 4 इंटू -1 -4 -2 विच इज -6। तो मेरा आंसर कितना बना? 20 -20 कैंसिल, आंसर आ गया -18। तो ये हमने जो स्टेप करा, ये हमने इस डिटर्मिनेंट को इन अ वे एक्सपैंड करके उसका जवाब बना लिया। अब देखो ये हमने कैसे सॉल्व करा? हमने पहली रो को की टर्म्स को मल्टीप्लाई करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, तो जो आंसर बनाया दैट इज डिटर्मिनेंट है। ये आंसर सेम आएगा अगर हम कोई भी और रो ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें उसके कोफैक्टर्स के साथ, या कोई भी कॉलम ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें उसके कोफैक्टर्स के साथ। तो ये हमने इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। ये हमने क्या करा? इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। पर यही काम हम कर सकते थे, मान लो कोई और रो या कॉलम पकड़ लेते हैं, मान लो लास्ट कॉलम ले लिया, तो लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम डिटर्मिनेंट ये सॉल्व करते तो कैसे करते? हम करते 3 को मल्टीप्लाई करो उसके कोफैक्टर के साथ, तो 3 का कोफैक्टर क्या बनता? -4 -2 -6। फिर ये पोजीशन कैसी है? माइनस की, तो -0 इंटू एनीथिंग वो छोड़ दो, +5 इंटू ये पोजीशन है +5 की, 5 इंटू 4 -4 विच इज 2 2 ज़ा 4 -4। देखो तब भी आंसर कितना आया? -18 -0 और आगे फिर से 0, तो आंसर देखो तब भी सेम आया। तो अब की बार हमने कैसे एक्सपैंड करा? अलोंग द थर्ड कॉलम, ऐसे एक्सपैंड करा। इस टर्म को मल्टीप्लाई करा उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस इस टर्म को मल्टीप्लाई करा उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस इस टर्म को मल्टीप्लाई करा उसके कोफैक्टर के साथ, तब भी आंसर नोटिस करो कि सेम आया। तो ये अपने काम का पहला पॉइंट है
कि डिटर्मिनेंट का जवाब कैसे निकालते हैं, कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो और उस रो की टर्म्स को मल्टीप्लाई करो उसी रो की टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ और ऐसे ऐड कर दो। तो जो आंसर बनता है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो हमने अभी अभी करा। किसी भी एक से करना है, बस किसी भी एक से करके आंसर बना दो, खत्म काम। ये है बेसिक बात। अच्छा, अब इसी के साथ एक बात और याद रखना, वो भी हेल्पफुल है। अगर मान लो कि मैं पहली रो ले लूं और इस रो की टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, मान लो कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 4 के कोफैक्टर के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा 2 इस पोजीशन के कोफैक्टर के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा इस पोजीशन के कोफैक्टर के साथ, तो आंसर आएगा 0। इफ टर्म्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ सम अदर रो एंड एडेड, तो इन दैट केस आंसर वुड बी 0। जो हमने करा वो क्या था, इफ टर्म्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो एंड एडेड, तो आंसर इज डिटर्मिनेंट ए, जो हमने पहले करा। तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, ये पता होना चाहिए। मान लो इस कॉलम के कोफैक्टर्स को मैं इस पोजीशन के कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता रहूं, तो आंसर 0 आएगा। तो उसका क्या रोल होता है वो आगे डिटर्मिनेंट्स पूरा चैप्टर है, वो हमें काम आएगा। अभी हमें बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, इसका क्या रोल है वो देखते हैं। तो अब इस पूरी बात का जो कलेक्टिव जो रोल है ना, वो अब आना शुरू होगा। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत काम का है, अब उसको ऑब्जर्व करो। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए कि हमें करना तो आए। तो मान लो कि अब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है और कैसे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो इसको एक्सपैंड करें अलोंग फर्स्ट रो, हमारी मर्जी होती है कि किसके अलोंग सॉल्व करें। तो अगर मान लो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर लें तो क्या बनता, 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर, वो कितना बनता, -3 -0, -3 -5, वो -5 एक्चुअली +5 हो जाता, मल्टीप्लाइड बाय -2, और देखो नोटिस करना -5 के साथ क्या आ गया, -2 -48, तो वो आ गया -50, +4 इंटू सिंपली 0 -18 विच इज -18। ये बनती मेरी टर्म। ये क्या बन गया, -3 माइनस ये प्लस हो गया, प्लस इंटू ये फिर से माइनस, तो -250 और आगे -72, ये बनता हमारा आंसर। तो ये कितना बन गया, 250 + 72 विच इज़ 322 और आगे एक और 3, तो -325 ये डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो हम लोग इसको कैसे भी एक्सपैंड करते सेम आंसर आएगा। पहली रो की बजाय मान लो इसको हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करा तो भी यही आंसर आता। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस हमने समझना था पहली बार में। तो अब ये क्यों करा अचानक, वो पॉइंट एक्चुअली अब है। अब देखो ये सब कलेक्टिव काम है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस केवल तोड़ तोड़ के नाम समझ रहे हैं। इनका क्या रोल होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, वो सब अभी आगे आएगा। बस पहली बार में इन नेम्स का पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये पॉइंट ऑब्जर्व करो। अब देखो एक्चुअली जो अभी जो पॉइंट करा डिटर्मिनेंट ए वाला, उसका जो सही रीज़न है वो अब समझ में आएगा कि एक्चुअली हमने कहाँ तक पहुँचना था। तो अब जो हमारे काम का पॉइंट है वो ये कि अगर एक मैट्रिक्स ए को अगर उसके जॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए इंटू ए जॉइंट ए करो या फिर जॉइंट ए इंटू ए करो, जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर मान लो ए का ऑर्डर अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है तो आई एन भी सेम है। तो ये बात बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो, अपनी कॉपी में लिख लो, पूरी तरह हमें हमेशा याद है। कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे जिसका पूरी तरह जो जड़ है वो एक्चुअली इतना सा पॉइंट है। तो अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लो। ए इंटू जॉइंट ए का आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। कैसे आता है अगर सोच के देखो तो ये भी कोई स्पेशल बात नहीं है, खुद नोटिस करो। देखो ये एक मैट्रिक्स अगर मान लो ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, हमें जॉइंट ए कैसे बनाते हैं, जॉइंट ए हम कैसे बनाते हैं, सिंपली उसके कोफैक्टर्स को बना के उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो अगर सोचो ये अगर ए बी सी होता है यहाँ पे, तो जब इसके जो कोफैक्टर्स होते वो मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होते, तो ट्रांसपोज लेने पे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो याद करो जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं इनके कोफैक्टर्स के साथ, ए इंटू कैपिटल ए, बी इंटू कैपिटल बी, सी इंटू कैपिटल सी, तो वो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आ जाता है। जो यहाँ नंबर है वो एक्चुअली क्या है, इस रो के कोफैक्टर्स आते हैं। देखो कोफैक्टर्स, इसका पहले कोफैक्टरों का मैट्रिक्स बनाते हैं, एडजॉइंट लेने पे उनको हम ट्रांसपोज लेके यहाँ पे कर देते हैं। तो इस रो की जो टर्म्स हैं उसके कोफैक्टर्स कहाँ पे आएंगे, एडजॉइंट ए में यहाँ पे आएंगे। तो जब ए बी सी को मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हमने ये हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी, इसलिए यहाँ पे 0 आता है, इसलिए बाकी सारे आगे 0 आ जाते हैं। ऐसे यहाँ 0, यहाँ डिटर्मिनेंट ए एंड सो ऑन। तो ये डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेके ये अपने आप ही डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन ही बन जाता है।
कोई हमसे ये प्रूफ पूछेगा नहीं, पर हमें आना चाहिए कि a इंटू एजॉइंट ए करोगे या एजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो लॉजिकली भी एक्चुअली वो क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। पर हमसे कोई पूछेगा नहीं, पर पूरी तरह हमें पता होना चाहिए कि कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। अब ये इसी पॉइंट पे ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें क्लैरिटी है कि कहा गया कि वेरीफाई करो कि a इंटू एजॉइंट ए करो या एजॉइंट ए इंटू ए करो, आंसर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा। तो ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एजॉइंट ए हमने बना लिया, हमने एजॉइंट ए बनाया। अब जब a इंटू एजॉइंट ए करोगे तो नोटिस करो 145 के जो कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से देखो ये वही बने हुए हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट है। और ऐसे ही वो इस केस में 9 आ रहा है, जो 145 है इनको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ये क्या है, ये एक्चुअली इस वाली रो के को फैक्टर्स हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 0 आ जाएगा और ये जो हमसे कहा गया वो प्रूव हो जाएगा। पर इसका रोल जो है वो इससे बहुत ज़्यादा आगे तक है, पर ये हमारी पहली इंटरेस्टिंग काम की बात है। तो हमें आज के बाद क्लैरिटी है कि a इंटू एजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन के। अब एक्चुअली जो ये पॉइंट करा ना, ये भी किसी रीज़न से करा, ये पॉइंट भी एक्चुअली जो अब पॉइंट सुनना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो है समझो कि जो बड़ा पॉइंट है। एजॉइंट ए से भी हम लोगों ने देखा था माइनर को फैक्टर एजॉइंट, फिर उसके बाद एक और पॉइंट, तो वो जो एक और पॉइंट है उस तक पहुँचने से पहले हमने डिटर्मिनेंट नाम सुना, अब उस मेन पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, और वो जो मेन पॉइंट है दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जहाँ तक जिस लेयर तक हमने अल्टीमेटली पहुँचना था, इस पूरी स्टोरी को जहाँ पे लेके जाना है, वो एक्चुअली अब ये वाला नाम है। क्या नाम है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पर पहले हमें ये बात तो बिल्कुल हमारे माइंड में बैठ गई, तो इसको बिठाओगे कैसे अपने माइंड में, इसको लिख के अपने आप कॉपी पे लिखो, इस पॉइंट को नोटिस करो। अब आज वाले क्वेश्चंस और करोगे तो इस पर और प्रैक्टिस बनेगी, पर पहले इसको लिख लो कि a इंटू एजॉइंट ए इज इक्वल टू एजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। इसको कंप्लीटली अपने आप लिख लो पहले। तो अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट से अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, विच इज़ द मेन स्टेज। तो अब ये ऑब्जर्व करो, देखो जैसे कभी हमने ट्रांसपोज में समझा था, वैसी एक्चुअली जॉइंट की कुछ बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रोल कहाँ पे आएगा क्वेश्चंस के बीच में, पर पहले बस एक बार उनका हम लोग का देखा होना इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो काम की बात है वो ये कि इफ़ ए एंड बी आर कोई मैट्रिसेस हैं, तो एजॉइंट ऑफ ए बी अगर करो तो वो एजॉइंट बी इंटू एजॉइंट ए आता है। तो कोई याद करो, हमने सेम प्रॉपर्टी कभी ट्रांसपोज में भी करी थी, तो इसमें भी ध्यान रखना। याद है ए बी का ट्रांसपोज आता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे ही सेम बात एजॉइंट में भी है। इनफैक्ट सेम ही रीज़न बनता है, इनफैक्ट कोई नोटिस करे तो ट्रांसपोज लेके बनाते हैं हम लोग। तो ए बी का अगर हम एजॉइंट निकालें तो वो एजॉइंट बी इंटू एजॉइंट ए बनेगा। ऐसे ए बी सी का एजॉइंट क्या बन जाएगा, एजॉइंट सी इंटू एजॉइंट बी इंटू एजॉइंट ए। तो बस ये बात को ध्यान में रखना, ये पहली काम की बात है, इसको नोट करो अपनी कॉपी में, बिल्कुल पॉइंट डाल के, पॉइंट्स तो रिमेंबर करके, एजॉइंट से रिलेटेड पहली काम की बात ये है। सेकेंड काम की बात क्या है कि हम कभी ए ट्रांसपोज का एजॉइंट निकालें या एजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल दें, सेम बात आएगी। अगर मान लो हम लोगों ने कभी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एजॉइंट निकाला या एजॉइंट ए निकाल के बाद में ट्रांसपोज ले लिया, सेम आंसर आएगा। और बिल्कुल सिंपली टर्म्स लेके अगर इमेजिन करो तो वो बन जाता, पर इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं पड़ती, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। जो थर्ड पॉइंट है, ये अभी थोड़ा हम इसको कंप्लीटली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट्स पे ज़्यादा काम तो करा नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट्स कर लेंगे तो इस पॉइंट को बहुत हम यूज़ करेंगे, पर इसको अभी नोट कर लो। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका वैसे जो रीज़न है वो एक्चुअली है बहुत सिंपल, इसको केवल अभी देख लो, जब डिटर्मिनेंट्स कर लोगे तो इस बात पे फिर से हम लोग फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे। ए इंटू एजॉइंट ए हमने सुना था कि बहुत काम आती है प्रॉपर्टी, वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के। तो एक्चुअली अब अगर मान लो कि मैं इस पूरे का अगर डिटर्मिनेंट ले लूँ, ये सोचो एक नया मैट्रिक्स है, इस पूरे का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो जब पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एजॉइंट ए। जो इधर बनेगा ना डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए की पावर एन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो डिटर्मिनेंट्स में करेंगे डिस्कस। तो फिर कैंसिल होके डिटर्मिनेंट ए एक नंबर होता है, उधर जाके कैंसिल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको कभी प्रूफ करेंगे, पर अभी हमें ये क्लियरली ये पॉइंट पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, तो हमें पता है। ये दोनों बातें हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, इसलिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी सिंपल है, हमसे कहा गया कि प्रूव दैट एजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। अपने आप देखो कि अगर मान लो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मान लो ए, तो अगर हम एजॉइंट ए
अगर हमसे कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए का जो एडजॉइंट है वो एडजॉइंट ए है। तो अब अगर हम लोग अगर एडजॉइंट ए का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, ये सोचो कि अगर मुझे अब इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता। अब एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज सेम होता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। हमने अभी भी ये पॉइंट देखो लिखा। अब जो ए ट्रांसपोज है वो तो ए ही है, तो वो कैसा आ गया, सेम एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो सेम मैट्रिक्स वापस आ गया। तो इसके बाद इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो सारा कनेक्शन आता रहेगा। तो अपने आप में ये जो लास्ट वाली है इसको प्रॉपर्टी की तरह मत सोचो, ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इन तीनों पॉइंट्स को नोटिस बिल्कुल पूरी तरह कॉपी कर लो और अपने माइंड में रखना। पर सारी कहानी की जड़ कहाँ से निकली, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है। तो अब इस बात का रोल अप्लाई करता हुआ अब नाम है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या होता है, अब बस केवल पहले वो पॉइंट बस ऑब्जर्व करो। तो अपनी कॉपी में अब लिखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और वो क्या होता है उसको साथ साथ समझना और नोट करना। सिंपल सा नाम है। वैसे कोई मैट्रिक्स मान लो कि ए है, कोई मैट्रिक्स है ए, तो एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बी है। एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मान लो एक नया मैट्रिक्स बी है, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स मान लो कि एक नया मैट्रिक्स बी है। तो बी मैट्रिक्स को ए का इन्वर्स तब बोलेंगे, बी मैट्रिक्स को ए का इन्वर्स तब बोलेंगे अगर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर आई एन आ जाए। तो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी कोई उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स हम बोलेंगे कि बी मैट्रिक्स है, अगर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर आई एन आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल सोचिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आम सोचते हैं, बिल्कुल वैसे की ही बात है। तो बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो अब बी मैट्रिक्स अगर ए का इन्वर्स है, तो अब बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो अगर इसका इन्वर्स है, तो अब हमें वो काम देते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर दो। तो हम डायरेक्टली देखो ऐसे कुछ नोट नहीं कर पा रहे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि अब बी कैसे निकालें। तो अब एक बहुत ईजी सी बात जो अभी अभी हमने डिस्कस करी उसको सोचो। हमने अभी अभी नोटिस करा कि अगर ए इंटू एडजॉइंट ए कर दें तो वो बराबर आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के, हम लोग जस्ट अभी करके हटे हैं। अगर ए इंटू एडजॉइंट ए कर दें वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। डिटर्मिनेंट ए क्या है, कोई नंबर है। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट ए को सोचो इसके नीचे ले आऊँ, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट ए को इसके नीचे ले जाऊँ, तो आर वी एबल टू सी कि ये बन जाता ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, जो कि एक नंबर है, ये बराबर आ गया आई एन के। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के। तो अगर मैं इस नंबर को उठा के यहाँ पे नीचे ले आऊँ, तो आर वी एबल टू सी कि ये एक्चुअली सिचुएशन क्या बन गई, ये बन गया ए इंटू अनदर मैट्रिक्स करने पे आई एन आ रहा है। तो क्या हमें दिखा कि जो ये मैट्रिक्स बना एडजॉइंट ए विच इज़ अ मैट्रिक्स, उसको डिवाइड कर दोगे एक नंबर डिटर्मिनेंट ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। कैसे बनाया, बिल्कुल उसी पॉइंट को यूज़ करके जो हमें पता है। तो सारी अंडरस्टैंडिंग की जो जड़ है वो एक्चुअली ये है कि हमने अभी अभी खुद डेवलप कर लिया कि एक गिवन मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए, जो कि निकालना हमें आता है होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, जो हमने अलग से आज निकालना सीख लिया। सारी जो जड़ थी वो एक्चुअली, सारी जो थ्योरी थी वो एक्चुअली यहाँ तक लाने के लिए थी। तो एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होता है, एक नया मैट्रिक्स ए का, एक गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे बनाते हैं, एडजॉइंट ए निकालो, जो कि निकालने का प्रोसेस हमें अब पता है, और उसको डिवाइड कर दो एक नंबर से डिटर्मिनेंट ए, जिसको निकालने का प्रोसेस हमें अलग से पता है। तो अब इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता वो सब आगे की बात, पर बिल्कुल बिल्कुल हमें स्टेप वाइज ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए कि देखो हमने ये बनाया कैसे। तो एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होता है, इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, आई। तो हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स करो या ए इन्वर्स इंटू ए करो, आंसर क्या आएगा, आई एन। दिस इज द बेसिक लॉजिक। और इसको बनाया कैसे, हमें दिखना चाहिए कि इट इज सो फ्लुएंट एंड सो सिंपल। अब बिल्कुल इसी पॉइंट को इसके बाद स्ट्रेच करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या क्या हो सकता है। इसको पहले पॉज करके इसको कंप्लीटली नोट करो, और आज के बाद बिल्कुल ऐसे बोलने की हमें समझ होनी चाहिए। इसको बोलो, देखो सुनने से मैथ्स नहीं आएगी, करने से आएंगे सवाल। तो इसको साथ साथ लिखो अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम बात पे सोचो तो बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अभी अभी बनाया
कि एक मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होगा दैट वुड बी एडजॉइंट ए, जो हम लोग को पता है कैसे बनाना है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। पर डिटर्मिनेंट ए तो सोचो कि एक नंबर है, तो अब इतना सा नाम याद रखना कि डिटर्मिनेंट ए, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो हमें समझ में आता है कि फिर ए इनवर्स कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो हमें क्लियरिटी है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? तब उसका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो नंबर होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन को याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कई बार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ही एक्चुअली ये होता है कि चेक वेदर द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो हमने क्या चेक करना है? डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आता है मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना बस, मतलब बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो अब मेरे मन में एक डाउट आता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, क्या पता उस मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स हो, बी भी उसका इनवर्स हो, सी भी उसका इनवर्स हो। इसका मतलब क्या कि ए बी करो, बी ए करो तो भी आई आ जाए, और ए सी करो और सी ए करो तो भी आई आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे दो इनवर्सेस पॉसिबल हो। तो अब काम की बात क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक भी होगा। क्यों होगा यूनिक? उसको जरा प्रूव करके देखते हैं। इस प्रूफ को वैसे भी माइंड में रखना, क्या पता डायरेक्टली हमसे बोर्ड में पूछ भी लें। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बस केवल इसको ऑब्जर्व करो। अब कोई मैट्रिक्स मान लो ए है n बाय n, सिंपली को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, और मान लो कि उसके दो इनवर्स हैं b और c, जैसे हमने अभी भी डिस्कशन में शुरू करा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी निकालो या बी ए निकालो तो भी आई एन, ए सी निकालो और सी ए निकालो तो भी आई एन। तो अब हमने दिखाना है कि जो इन्वर्स है वो यूनिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी को सेम आना चाहिए। तो अगर ए बी अगर आई एन है, अगर मान लो कि मैं जानबूझ के दोनों तरफ सी से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो ये बात हमने सुनी थी मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो दोनों साइड्स पे सेम तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों तरफ लेफ्ट या दोनों तरफ राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को दिखता है कि सी से लेफ्ट मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि सी ए हम जानते हैं कि आई एन था, तो हमने दोनों तरफ सी से लेफ्ट मल्टीप्लाई करा। देखो सी को यहाँ भी पहले लिखा, यहाँ भी सी को पहले लिखा। तो अब सी, इसको अब ये एसोसिएटिव तो होता है, इसको पढ़ सकते हैं सी ए इंटू बी, पर सी ए तो हम जानते हैं कि आई एन है। तो ये क्या बन गया? आई एन इंटू बी बराबर है सी इंटू आई एन के। मतलब आई एन इंटू बी कितना हो गया? बी। सी इंटू आई एन कितना हो गया? सी। तो बी और सी बराबर आ गए। तो हमने बी और सी को इनिशियली दो अलग अलग मैट्रिसेस माना और दोनों हमने एज्यूम करे कि वो उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हैं, पर हमें सिंप्लीफाई करने पे दिखा कि ऐसा तभी हो सकता है जब बी और सी इक्वल हो। तो देयरफॉर इफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट देन इट वुड बी यूनिक। एग्जिस्ट कब करेगा? जब मैट्रिक्स कैसा होगा? नॉन सिंगुलर। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, इसको वैसे भी ध्यान में रखना। अब इन्वर्स नाम हमने एक बार कर लिया, एडजॉइंट हमें आता है निकालना, डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है निकालना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका फटाफट इन्वर्स अपने आप फाइंड कर दो। कैसे करोगे? एडजॉइंट ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, पर पूरा जवाब बनाओ और उसको टैली करना। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन था, क्या करना चाहिए था? इस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स बना दे। वो हम जानते थे, कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स बनाओ और उसको ट्रांसपोज ले लो। अलग से डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो किसी भी रो से एक्सपैंड करके। तो ये एक्सपैंड करा गया फर्स्ट रो से, 8 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस 4 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस 2 इंटू उसका कोफैक्टर, वो आ गया 454। सिंपली हमने एडजॉइंट ए अलग से फाइंड करा और डिटर्मिनेंट ए को उससे डिवाइड कर दिया। अब इस नंबर को अंदर ले जाओ, बस हर एक से जाके डिवाइड करा दो। एग्जाम में यहाँ भी मत छोड़ना, 1/1 जो भी नंबर बाहर हो उसको याद से इसमें अंदर ले जाके डिवाइड करना। नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता कि हमें ये बात पता है कि इस नंबर ने हर एक से डिवाइड होना है। तो यहाँ भी नहीं छोड़ना, इसको भी अंदर ले जाके बस नीचे लिख देना हर एक के, दैट्स इट। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस अपना आंसर टैली करो। अब ऐसा ही यही काम करो फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये कर दो सॉल्व। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालना तो हमें बिल्कुल ओरली आता है। 2 और 4 को इंटरचेंज कर दो और 3 को कर दो -3, 1 - 1 को कर दो 1।
सिंपली इसका इन्वर्स तो हमने निकाल दिया, इसका जॉइंट तो निकाल दिया बहुत तेज़। 2 और 4 इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे सिंपली बन गया -3, वहाँ पे बन गया 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, सिंपली 2 × 4 -3 × -1 विच इज़ 8 -3 विच इज़ 11। तो सिंपली 1/11 से डिवाइड करा। अब इस 11 को हर एक के अंदर ले जाके बस हर एक टर्म के नीचे 11 लिख दो, वो अपना आंसर है। तो 2/2 का इन्वर्स निकालना तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हमारा लॉजिक एग्जैक्टली राइट बनना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें ए गिवन था, क्वेश्चन था प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए। तो क्या करना था, सिंपली ए इनवर्स निकाल दो। इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ -2 यहाँ 2, यहाँ पे -5 वहाँ पे -3, और इसका डिटर्मिनेंट कितना बना, -4 -15 विच इज़ -19। तो 1/-19 बाहर आ गया और सिंपली अपनी टर्म क्या बन गई, सिंपली हमने उसको वो सिंपली जॉइंट हमने बनाया हुआ था, उसमें से भी माइनस से उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्टली यही टर्म बन गई। तो देयर वाज नो ट्रिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हम लोग को पैटर्न समझना था। अब नेक्स्ट करो, फिर से बस प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। ए हमें गिवन था मैट्रिक्स, हमने ए इनवर्स निकाल के ये वेरीफाई करना था, जो कि ऑब्वियसली वेरीफाई होना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमने जॉइंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लिया, वो इस केस में बना आ रहा है। जॉइंट ए हमने कंप्लीटली सॉल्व करा ट्रांसपोज बना के और ए इनवर्स बना लिया। अब ए इनवर्स इंटू ए को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया तो वो I3 आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, पर देखो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जब इन सवालों को बार बार लिख लिख के कर रहे हो तो एक्चुअली हम लोग अपने आप ही सबकॉन्शियसली इस प्रोसेस में फास्ट होते जा रहे हैं। तो इससे बचो नहीं, ये गलती ना करना कि ठीक है, जैसे होता क्या है कि हम ऐसे के क्वेश्चन जब बार बार देखते हैं, देखो कितने लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, बुक्स में उन्होंने भरे होते हैं क्वेश्चंस, तो उन सबसे हम लोग ज़्यादा स्किलफुल हों उसके लिए कम से कम एक लेवल तक तो हमें अपने दिमाग को हिट करना चाहिए। तो वो प्रोसेस क्या है कि जो भी सवाल हमें अभी क्लास में दिया जाए वो नहीं छोड़ने, वो तो सारे करने हैं। इनफैक्ट इसके अलावा बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि इस लेवल तक तो हम लोग सबकॉन्शियसली फास्ट हो। एग्जाम में केवल ये थ्योरी सुन के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे क्वेश्चंस तब सॉल्व होंगे जब एटलीस्ट हमारा इतनी बात में कॉन्फिडेंस बना हो। वो कैसे बना होगा, अपने आप सवाल कर करके। तो एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उससे बचना नहीं। हर सवाल जो आता है उसको खुद सॉल्व करो। बहुत सिंपल था पर होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो इंपॉर्टेंट है। अब हमें किसी ने एक मैट्रिक्स ए दिया और कहा कि प्रूव करो कि ए इनवर्स बराबर है ए स्क्वायर के। तो हमारा बिल्कुल बेसिक दिमाग हमें क्या कहता करने को, हमारा माइंड कहता कि क्या करो, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स अलग से निकाल लो। कैसे, जॉइंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए निकालो और फिर ए स्क्वायर अलग से निकाल के दोनों को दिखा दो कि सेम आए। तो वो करना गलत नहीं है, पर ये सोचो कि हम लोगों ने दो अलग अलग डायरेक्शन में दिमाग लगाया और हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ। ए इंटू ए सॉल्व करना एक प्रोसेस है, ए इनवर्स सॉल्व करना कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। तो ऐसा करने की बजाय एक बात सोचो, अगर हमने ए इनवर्स को अगर ए स्क्वायर प्रूव करना है तो अगर मैं इसी को अगर दोनों तरफ ए से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हमें दिखता है कि ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया, आई। तो ए क्यूब क्या बनना चाहिए था, आई। तो एक्चुअली मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ए का क्यूब है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या दिखता है कि ए इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस था पूरा जॉइंट ए निकालना और पूरा सॉल्व करना, उसकी बजाय ए क्यूब निकालना सिंपली एक यूनिडायरेक्शनल काम हो जाता। तो क्यों ना एक काम करते कि सिंपली ए स्क्वायर निकालते, उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करते और ए क्यूब बना देते। तो ए क्यूब क्या आ गया, आई। ए क्यूब अगर आई हमने प्रूव कर दिया तो उससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता, ए इनवर्स इंटू ए, वो आ जाता आई, मतलब ए स्क्वायर बन जाता ए इनवर्स के। तो दिस वाज द लॉजिक। इस क्वेश्चन को देने का अकेला पर्पस ये था कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस वाले सवाल में क्या स्टेप्स करें जिससे कि हमें टाइम कम लगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस तरह से एग्जामिनर हमें कई जगहों पे ब्लॉक करेंगे, तो बस ये पॉइंट माइंड में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली अगर सोचो तो इन अ वे जो जस्ट अभी पॉइंट करा उसी को यूज़ करवा रहा था। और याद रखना ये बात बहुत काम की है। हमें गिवन था अब की बार कि ए ट्रांसपोज बराबर है ए इनवर्स के। तो एक रूट क्या था कि हम कंप्लीटली ए इनवर्स फाइंड करें, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालें और पूरी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करें। पर एक बात सोचो कि अगर ए ट्रांसपोज अगर हमें गिवन है कि ए इनवर्स है, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ ए से मान लो लेफ्ट मल्टीप्लाई अगर कर लूँ तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना बन गया, ए इंटू ए इनवर्स विच इज़ आई। तो इन अ वे मुझे बताया गया था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं, सिंपली ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है।
A इंटू ए ट्रांसपोज करा और उसको I3 के बराबर कर दिया। अब A इंटू ए ट्रांसपोज सिंपल था, हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करी और इसको I के साथ इक्वेट कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास इक्वेशंस बन गई 4y² प्लस z² आ गया 1, 2y² माइनस z² आ गया 0, और बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट में x में इक्वेशंस। तो उसके बाद ये सिंपल था। अब देखो ये वाली इक्वेशन दोनों पहली बन गई इन टर्म्स ऑफ y और z, उन दोनों को सॉल्व करा, y आ गया प्लस माइनस 1/√6, सिंपली डाल के z प्लस माइनस 1/√3, इन दोनों को डाल के कहीं से भी x निकाल दो, x आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो इसमें कैलकुलेशंस भी कोई स्पेशल नहीं थी। अकेले काम की बात क्या थी, ये इनिशियल स्टेप ये काम का था। क्योंकि देखो हमारा माइंड क्या करेगा, हमें बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाने की करेगा कि A ट्रांसपोज को A इनवर्स के बराबर अगर कहा गया तो हम लोग लंबे रूट पे जाते, हम लोग क्या करते कि A इनवर्स निकालते। तो इसी बात से रुकना था, यही ये क्वेश्चन था एक्चुअली कि A इनवर्स निकालने मत लग जाओ। तो जब इस तरह के सवाल आएँ तो कुछ भी लिखने से पहले देखना कि क्या कोई छोटा तरीका बन सकता है थोड़ी सी मैनिपुलेशन से, जैसा अभी अभी हुआ। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बट विथ अ डिफरेंट रीज़न। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पूरी तरह प्रैक्टिस के लिए। हमें मैट्रिक्स गिवन था, उसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाला, वो नॉन जीरो आ रहा है -1, तो मतलब इन्वर्स निकल सकता है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब क्या करेंगे, जॉइंट निकाला, जॉइंट निकालने का प्रोसेस हम जानते थे, सिंपली टर्म्स बना ली कोफैक्टर्स वाली, उसका ट्रांसपोज लिया और उसको डिटर्मिनेंट ए -1 से डिवाइड कर दिया, माइनस को अंदर ले गए, ये बनना चाहिए था ए इन्वर्स सिंपली। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर अभी पहली क्लास में इन्वर्स में केवल काम क्या है कि हम पूरी फ्लुएंसी से बस उसके बिल्कुल बेसिक बातों को अप्लाई कर पाएँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में अब हमने जहाँ तक हमने एक्चुअली मेन नाम तक पहुँचना था हम लोग वहाँ तक पहुँचे। देखो अब ऐसा नहीं है कि बीच वाले नाम माइनर या कोफैक्टर, वो शायद हमें कम काम आए, मतलब कम नज़र आए क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएंगे, उसके बिना तो एडजॉइंट बनना ही नहीं। पर एडजॉइंट हमें नाम बहुत फ्रिक्वेंटली हम क्वेश्चंस में हमें नज़र आएगा, पर जो उसके बाद कॉन्सिक्वेंस है ए इनवर्स, वो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करेंगे। तो अब आज वाली क्लास में हमने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना समझा और उस पर थोड़े से क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में अभी थोड़ी सी थ्योरी के बाद, उसके बाद फिर पूरी क्लास में मिक्स क्वेश्चंस ही आने हैं। तो पूरी तरह जो अभी तक थ्योरी करी बस उसको एक बार रिकॉल कर लेना।